तो हम जो प्रश्न देखने वाले हैं ये है, भारत में कृषि का आधुनिकीकरण किस प्रकार प्रतिकूल संस्थागत कारकों से प्रभावित हो रहा है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो कृषि का आधुनिकीकरण है ये किस प्रकार से संस्थागत कारकों से प्रभावित हो रहा है या फिर हुआ है, इसका हमें कारण सहित उत्तर देना। तो ये संस्थागत कारक जो है ये क्या है, तो इसे हम दूसरे रूप में भूमि सुधार भी कह सकते हैं। भूमि सुधार, इन्हीं कारणों से भूमि सुधार हुआ था, जो कि जेसी कुमारप्पन समिति के द्वारा इन संस्थागत कारकों को समाप्त करने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। ये जेसी कुमारप्पन और ये जो संस्थागत कारक है इसमें 3 कारक थे। पहला तो बिचौलिया, फिर काश्तकारों का सुधार, काश्तकारों का सुधार, और तीसरा जो था ये भूमि का पुनर्गठन करना था। तो बिचौलियों के कारण तथा भूमि का पुनर्गठन न होने के कारण और काश्तकारों को कई प्रकार की समस्याओं को झेलने के कारण कृषि में आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है, इसी के बारे में हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृषि का आधुनिकीकरण ये क्या है, कृषि में किस प्रकार से आधुनिकता लाई जा रही है ये देखना है। तो भारत में कृषि का विकास स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति की सफलता में आधुनिक कृषि का मुख्य योगदान रहा। तो कृषि का विकास कब हुआ भारत में सही प्रकार से, तो ये स्वतंत्रता के बाद हुआ, और ये भी स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशक हम ले सकते हैं, 2 दशक बीत जाने के बाद हुआ, लगभग 1966 से 67 के बीच। तो इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। इन्हीं के प्रयास से हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी और इसमें सफलता देखी गई थी भारत में खाद्यान्न की वृद्धि में। तो भारत में कृषि विकास स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति की सफलता में आधुनिक कृषि का मुख्य योगदान रहा। तो हरित क्रांति में सफलता का एक सबसे बड़ा कारण जो है ये आधुनिक कृषि है। और आधुनिक कृषि क्या है, तो आधुनिक कृषि मुख्यतः तकनीकी सुधार से संबंधित है। इसमें टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाता है, जिसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, उन्नत मशीनरी, उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था, बड़े आकार के जोत अनिवार्य शर्त के रूप में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं बाजार प्रणाली से जुड़ाव भी आवश्यक है। तो अगर ये सभी कारक अगर विद्यमान है, जैसे कि उन्नत बीज, हाई यील्ड वैरायटी के, जो कि हमने प्रथम हरित क्रांति में पढ़ा था कि प्रथम हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का प्रयोग किया गया था, HYV। इसके बाद इसमें रासायनिक उर्वरक, फिर उन्नत मशीनरी और सिंचाई व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया था। और इसके साथ ही साथ जो जोत हैं इन्हें बड़े आकार के किया गया था, छोटे छोटे खेतों को मिला करके आपस में। और इसके साथ ही साथ बैंकों से ऋण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की जा रही थी। लेकिन भारत में कृषि आधुनिकीकरण के मार्ग में संस्थागत कारक बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये संस्थागत कारक क्या है, तो ये जो कि कृषि में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आधुनिक कृषि में, तो ये संस्थागत कारक जो है ये बिचौलियों का अंत, काश्तकारी सुधार तथा भूमि का पुनर्गठन शामिल है। ये बिचौलियाँ जो हैं ये कब आए, तो ये अंग्रेज़ों के काल में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इनमें क्या होता था, इनमें जमींदारों को मध्यस्थ का काम दिया जाता था अंग्रेज़ों के और किसानों के बीच में, और वही जो है ये बिचौलियों का काम करते थे। अब अगला जो है ये है काश्तकारी सुधार। तो इसमें किसानों से संबंधित सुधार करने थे तथा भूमि का पुनर्गठन, और इसमें भूमि का पुनर्गठन करना था। तो इसके अंतर्गत क्या करना था भूमि का पुनर्गठन में, तो इसमें अमीरों से भूमि को ले करके इसे गरीबों में बांटना था, जिसमें एक निश्चित मात्रा में अगर किसी के पास भूमि है और उससे अगर ज़्यादा है तो उसे
किसी गरीब में बांट देना था। भारत में 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया तथा लगभग 2 करोड़ काश्तकार सीधे राज्य के संपर्क में आए और समकालीन समय में काश्तकारी सुधार एवं भूमि का पुनर्गठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस समय इंदिरा गांधी का काल था और 1972 तक बिचौलियों का अंत कर दिया गया। ये जो जमींदार वर्ग थे, जो भूमि के मालिक हुआ करते थे, खुद को भूमि का मालिक कहते थे, इनका अंत कर दिया गया और भूमि जो है ये काश्तकारों को दे दी गई। लगभग 2 करोड़ काश्तकार सीधे राज्य के संपर्क में आए और उस समय काश्तकारी सुधार करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसके साथ ही साथ भूमि का पुनर्गठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन काश्तकारी में काश्तकारों को अस्थायित्व प्रदान करने की दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। जिस प्रकार से सफलता की आशा की गई थी वो प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि जमींदार जो थे वो भूमि को छोड़ना नहीं चाहते थे और वो जानते थे कि यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो इसमें काफ़ी समय लग जाए। और इसी बीच जमींदारों ने क्या किया, तो भूमि को अपने नाम कर लिया। इसी कारण जो ये भूमि सुधार है यह भारत में असफल हो गया, या फिर इसे कह सकते हैं कि भूमि सुधार भारत में आंशिक रूप से सफल हुआ। आंशिक रूप से सफल हुआ। और भी क्या क्या दिक्कतें सामने आई, तो इसमें है इसके कारणों में खुद कास्ट की परिभाषा का अभाव, पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी, राज्य द्वारा अलग अलग कानून बनाए जाने को जिम्मेदार माना जा सकता है। तो इसके साथ साथ और भी गलतियां हुई, जो कि खुद कास्ट की परिभाषा सही प्रकार से नहीं दी गई और जो भूमि अभिलेख थी इसकी भी कम, और जितने राज्य थे उनके द्वारा कुछ न कुछ कानूनों में परिवर्तन किया गया। इन्हीं सभी कारणों से जो ये भूमि सुधार है ये असफल हो गया। सरकार द्वारा एक लंबे समय से कृषि भूमि पर काश्त करने वालों को, काश्तकारों को भूस्वामी घोषित करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत केरल, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक को सफलता प्राप्त हुई, जबकि अन्य राज्यों में यह सफल नहीं हो सका। अतः वैसे किसान जो अन्यों की भूमि पर कृषि करते हैं प्रायः कृषिगत विकास को लेकर रुचि नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो इन सुधारों में एक फैसला सरकार के द्वारा लिया गया कि जो भी काश्तकार थे जो किसी भूमि पर, कृषि भूमि पर अगर अधिक लंबे समय से कार्यरत हैं तो उन्हें ही भूस्वामी घोषित करने का प्रयास किया गया। और इसके अंतर्गत कुछ राज्यों में इसे सफलता भी प्राप्त हुई, जैसे कि केरल में, पश्चिम बंगाल में तथा कर्नाटक में, परंतु जो अन्य राज्य थे उन्हें सफलता इसमें प्राप्त नहीं हो पाई। और इससे पहले मैं बता दूं, काश्तकार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये है अधिभोगी प्रकार का, अधिभोगी काश्तकार, अधिभोगी काश्तकार। दूसरा होता है इच्छानुसार काश्तकार, इच्छानुसार काश्तकार। और तीसरा होता है उपकाश्तकार, उपकाश्तकार। तो ये जो अधिभोगी काश्तकार हैं ये वे काश्तकार होते हैं जिन्हें भूमि से कानूनी रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात बेदखल नहीं किया जा सकता है। बेदखल, अगर ये किसी कृषि भूमि में कार्य कर रहे हैं तो ये लंबे समय तक उसी में कार्य करते रहेंगे, इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। ये काश्तकार जो है ये उसी भूमि के स्वामी होंगे जहाँ पे ये लंबे समय तक कार्यरत हैं। उसके बाद अगला जो है ये इच्छानुसार काश्तकार है, तो इन्हें क्या होता है, इन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला जो है ये उपकाश्तकार, तो इसके अंतर्गत जो होता है कि यदि किसी एक के द्वारा किसी दूसरे किसान को अगर भूमि दी जाती है तो यह उसका उपयोग ना करके ये किसी और को यह भूमि दे देता है उपयोग के लिए, तो यही हो गया उपकाश्तकार जो अगला भूमि लेता है। तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, तो एक प्रयास किया गया था कि लंबे समय से कृषि भूमि पर काश्त करने वाले काश्तकारों को भूस्वामी घोषित करने का प्रयास किया गया। और इसके अंतर्गत कुछ राज्य जो कि सफल हुए, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, बाकी राज्य इसमें सफल नहीं हो पाए। अतः वैसे किसान जो अन्यों की भूमि पर कृषि करते हैं प्रायः कृषिगत विकास को लेकर रुचि नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है, उनकी भूमि जो है ये तो वापस ले ली जाएगी इसी कारण से। अब है भूमि पुनर्गठन। तो संस्थागत कारकों में भूमि का पुनर्गठन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
इसके अंतर्गत छोटे खेतों की समस्या का समाधान करना चाहिए एवं निर्धनों में भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। यहाँ पे इसके हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत जो छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेत, इनमें तो बड़े मात्रा में उत्पादन कार्य नहीं किया जा सकता और जो गरीब किसान हैं वो गरीब ही रह जाएंगे। तो इसके लिए उपाय ढूंढना था और एवं निर्धनों में भूमि का वितरण किया जाना चाहिए। भारत में वंशानुगत कारक, जनसंख्या का दबाव एवं परंपरागत संयुक्त परिवारों के टूटने से खेतों का आकार निरंतर घटता जा रहा है। तो वंशानुगत कारक, तो इसमें क्या है, तो आने वाली पीढ़ियों में जो ज़मीन का हिस्सा करके ये दे दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। फिर जनसंख्या का दबाव और परंपरागत संयुक्त परिवारों के टूटने से खेतों का आकार भी निरंतर घटता जा रहा है। इसमें खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है एवं एक व्यक्ति का कुल भू स्वामित्व अलग अलग स्थानों में बिखर जाता है। इस कारण से किसान खेती में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाते, उन्हें ट्रैक्टर आदि किराए पर लेना पड़ता है और वित्तीय साख जो है ये महंगा साबित होता है उनके लिए। तो इन्हीं सब कारणों के कारण भूमि का पुनर्गठन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो इसके उपाय के लिए भी कुछ कार्यक्रम अपनाए गए, जैसे कि चकबंदी, हदबंदी, लीजिंग मॉडल, ये सब। तो छोटे खेतों की समस्या के समाधान के उपाय स्वरूप चकबंदी एवं सहकारी कृषि को अपनाना माना गया। चकबंदी के अंतर्गत क्या होता था, तो भूस्वामी में बदलाव करते हुए छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है जो आधुनिक कृषि के अधिक अनुकूल है। तो चकबंदी में क्या होता है, छोटे छोटे खेत जो हैं इन खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता था और जो इनके भूस्वामी होते थे उनसे बातचीत करके कोई एक भूस्वामी को निश्चित किया जाता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चकबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया गया और ये राज्य आज आधुनिक कृषि में अग्रणी है। तो इन सभी राज्यों में चकबंदी को सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसके कारण ये राज्य जो है अभी भी आधुनिक कृषि में आगे हैं। सहकारी कृषि के अंतर्गत भूस्वामी में बदलाव किए बिना किसान अपने खेतों को आपस में मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। तो चकबंदी में क्या होता था, भूस्वामी को भी बदल दिया जाता था, परंतु सहकारी कृषि के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जाता। इसमें भूस्वामी में बदलाव नहीं किया जाता था, बल्कि खेतों को आपस में मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। इससे खेतों का आकार बढ़ता है एवं उपलब्ध संसाधनों के साझा उपयोग से उत्पादन भी बढ़ता है। वर्तमान समय में कुल कृषिगत क्षेत्रफल के 0.4% भाग पर ही सहकारी कृषि हो रही है, जिसको बढ़ाने पर ही लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अभी बहुत ही कम मात्रा में सहकारी कृषि हो रही है, जिसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। हाल ही में नीति आयोग ने छोटे खेतों की समस्या के समाधान के लिए लीजिंग का मॉडल दिया है। इसके अंतर्गत छोटे किसान अपने पड़ोसी किसान को भूमि लीज पर दे सकते हैं, जिससे दोनों जोतों को मिलाकर खेती की जा सकती है। तो नीति आयोग के द्वारा लीजिंग मॉडल भी दिया गया, जिसके अंतर्गत क्या होता था, तो भूमि को लीज पर दिया जा सकता था, ताकि कोई जो किसान है वो लीज पर लेना चाहते हैं तो वो लीज पर ले करके अपने छोटे खेत को बड़ा करके इसमें उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को आय अर्जक संपत्ति के रूप में माना जाता है, अतः निर्धनों में भूमि का वितरण करके आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत हदबंदी का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। हदबंदी में क्या होता है, तो इसमें हदबंदी में भूमि की अधिकतम मात्रा को निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को आय अर्जक संपत्ति के रूप में माना जाता है। ये फिर से 2 बार लिखा गया यहाँ पे। भारत में संस्थागत सुधारों को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता है, जो आधुनिक कृषि के अनिवार्य तत्व है। तो ये हो गया संस्थागत कारक में बाधा, संस्थागत कारकों के कारण बाधा आधुनिक कृषि, और इसके लिए ये सब सुधार किए जा सकते हैं। चकबंदी, सहकारी कृषि, फिर लीजिंग का मॉडल जो दिया गया नीति आयोग के द्वारा, इसके साथ ही साथ हदबंदी। अगर आप चाहें तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो संस्थागत कारक थे इनमें सुधार करने के बाद इसके क्या क्या लाभ हुए। तो बिचौलियों का अंत होने से क्या लाभ हुआ, ये पहले देख लेते हैं। पहला तो 2 करोड़ किसान या फिर काश्तकार सीधे सरकार के संपर्क में आए। दूसरा, परजीवी वर्ग जो है ये विलुप्त हो गया, परजीवी वर्ग का विलुप्त होना। तीसरा क्या हुआ, तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में खेती योग्य बंजर भूमि एवं जंगल आ गई। बड़ी मात्रा में खेती योग्य भूमि और जंगल भूमि।
जंगल भूमि। उसके बाद चौथा क्या हो गया, तो असमानता कम हुई, असमानता कम हुई। अगला देखें तो सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहन मिला, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन। इसके साथ ही साथ अन्य सामान्य सुधार भी किए गए, जिसमें नाफेड, ट्राइफेड, एफसीआई, फिर नियाम, इन सब की स्थापना की गई कृषि विपणन को बढ़ाने में, मजबूत करने। तो ये प्रश्न भी यहाँ तक समाप्त होता है। इसमें हमें सिर्फ बताना था कि कृषि का जो आधुनिकीकरण है, इसमें संस्थागत कारक किस प्रकार से इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसी के बारे में हमें उदाहरण के सहित बताना था, उदाहरण के साथ साथ।